शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH गैलेंट एडवांस रैबर, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी किचन किंग मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, गोल्डी मसाले। और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। आज का दिन बेहद अहम। 18वीं लोकसभा के नतीजों के बाद यानी 72 घंटे बाद आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई और संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सरकार बनाने का दावा पेश किया। 9 जून को भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार तीसरी बार अपनी शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर इतिहास से आगे बढ़ते हुए और इतिहास में जो तमाम एक तरह से रिकॉर्ड दर्ज हैं उनको तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। आज का दिन अहम इस लिहाज से भी है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में कई ऐसे एक तरह से कह सकते हैं संदेश सामने आए जो ये बताते हैं कि गठबंधन साथियों ने जो विश्वास व्यक्त किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसके साथ साथ ही जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ धन्यवाद किया, आभार व्यक्त किया, इस जनादेश का स्वागत किया गठबंधन साथियों का, तो तीसरी ओर विपक्षी गठबंधन को भी कई बड़े संदेश दिए। उम्मीद जताई कि आने वाले सत्र और सदन में 18वीं लोकसभा में विपक्ष राष्ट्रहित और राष्ट्र प्रथम के संदेश के साथ एक सकारात्मक बहस और सकारात्मक रुख के साथ सदन में पेश होगा। तो दिन भर की हलचल के साथ ही जुड़ी होंगी कई और खबरें जो देश और विदेश के ताजा हालात को भी बताएंगी। तो लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को किया नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित। मनोनीत प्रधानमंत्री ने 18वीं लोकसभा को नई और युवा ऊर्जा का बताया प्रतीक। 9 तारीख को लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर बोले नरेंद्र मोदी, एनडीए राष्ट्र प्रथम की भावना को समर्पित अलायंस, गठबंधन के इतिहास की सबसे मजबूत सरकार के साथ अगले 10 साल में विकास और गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखने के लिए प्रतिबद्ध। नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनावी नतीजों को बताया एनडीए की महाविजय। विपक्षी गठबंधन पर भी जमकर साधा निशाना, कहा ना हारे थे ना हारे हैं। ईवीएम को लेकर भी कसा तंज, पूछा ईवीएम जिंदा है या मर गया। संसदीय दल की बैठक में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम नरेंद्र मोदी की अथक मेहनत से तीसरी बार पूर्ण बहुमत की एनडीए सरकार रच रही है इतिहास। राजनाथ सिंह ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के हर क्षेत्र में दिखा युगांतकारी परिवर्तन। अमित शाह ने प्रस्ताव को बताया 140 करोड़ जनता के मन का प्रतिघोष। एनडीए के सहयोगी दलों ने भी जताया प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्वास। टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा, नरेंद्र मोदी के रूप में आज भारत के पास सही समय पर सही नेता। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता मुख्यमंत्री ने दिखाया जल्द से जल्द सरकार बनाने का उत्साह। बोले नीतीश कुमार हम साथ हैं और रहेंगे। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी के बाद सीबीआई ने भी दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। बीआरएस नेता के कविता की 21 जून तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। तो वहीं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की नियमित याचिका पर सुनवाई 14 जून तक टली। स्वाति मालीवाल के मामले में भी विभव को नहीं मिली कोर्ट से राहत। 30 हजारी कोर्ट ने फिर खारिज की जमानत याचिका।
आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया बदलाव, 6.5% पर कायम। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया। और लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अब एनडीए सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। 9 जून को होगा शपथ ग्रहण समारोह। नरेंद्र मोदी रच रहे हैं इतिहास। देश में फिर से मोदी सरकार। एनडीए संसदीय दल ने चुना नरेंद्र मोदी को अपना नेता। एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। गठबंधन के सहयोगियों ने बांधे नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल। हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने पेश किया सरकार बनाने का दावा। राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को किया सरकार बनाने के लिए आमंत्रित। उन्नीस के बाद पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार सत्ता में। लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम के तौर पर हैट्रिक बनाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक बार फिर नरेंद्र मोदी रविवार शाम लगातार तीसरी बार प्रधान। जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी, हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी, हम उसी गति के साथ, उतने ही समर्पण भाव से देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। और लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विश्वास दिलाया कि तीसरे कार्यकाल में भी देश की विकास यात्रा तेजी से आगे बढ़ेगी। एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। 2014 में मैं बहुत नया था। मुझे अब एक लंबे समय तक इस कार्य का अनुभव मिला है, हमारी टीम को अनुभव मिला है और इसलिए हमारे लिए अब
तुरंत ही काम को आगे बढ़ाना बहुत ही सरल रहने वाला है और इस अनुभव का लाभ भी देश की सेवा करने में मिलने वाला है। 18वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। इसके पहले भाजपा और एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए नेता चुना गया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि एनडीए की महाविजय का है ये जनादेश। पीएम ने कहा कि बड़े फैसलों का होगा तीसरा कार्यकाल। सर्वसम्मति से एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन। एनडीए घटक दलों के नेताओं द्वारा पीएम मोदी का माला पहनाकर स्वागत करने का ये पल इन दलों के बीच संबंधों की मजबूत डोर को दिखा रहा है। एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम ने अपने संबोधन में एनडीए के इतिहास को सराहा और भविष्य के लिए मजबूत संकल्पों को भी रेखांकित किया। पीएम ने कहा कि आज के वातावरण में देश को सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर ही भरोसा है। पीएम ने मोदी 3.0 को देश के इतिहास की सबसे मजबूत गठबंधन सरकार बताया। पीएम ने भारत के राजनीतिक इतिहास में एनडीए को सबसे सफल प्री पोल अलायंस बताया। आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। पिछले 1 दशक का हवाला देते हुए पीएम ने कहा कि आज भारत की छवि विश्व बंधु की बन चुकी है। देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने की प्रतिबद्धता जताते हुए पीएम ने कहा कि देश के सपनों और संकल्पों को पूरा करने का कमिटमेंट और रोड मैप एनडीए के पास है। पीएम ने एनडीए सांसदों को मंत्री पद से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। दूसरा, हमारे जो इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया उन्होंने, वो शायद इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। पीएम ने गरीब कल्याण और गुड गवर्नेंस को एनडीए की विचारधारा का केंद्र बताया। पीएम ने कहा कि 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को भी नहीं छू पाई। पीएम ने ईवीएम को लेकर विपक्ष की राजनीति की याद दिलाते हुए कटाक्ष किया। ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत के निष्पक्षता की, भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा।
विकास, गुड गवर्नेंस, जनता जनार्दन की भागीदारी और विकसित भारत के सपने को साकार करने का विश्वास पीएम के पूरे संबोधन में गूंजता रहा। एनडीए की पिछली सरकारों की नजीर सामने रखते हुए पीएम का संदेश साफ था। एनडीए सत्ता प्राप्त करने या सरकार चलाने के लिए कुछ दलों का जमावड़ा नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम के लिए प्रतिबद्ध एक समूह है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और शुक्रवार यानी आज पुराने संसद भवन यानी संविधान सदन में एनडीए संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा। इस दौरान सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया गया। एनडीए गठबंधन नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी का खुला समर्थन किया। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सही समय पर देश को सही नेता मिला है। भारत के लिए ये एक बहुत अच्छा अवसर है। इसे अभी चूकते तो देश हमेशा के लिए चूक जाएगा। NDA government, under the visionary leadership of Sri Narendra Modi ji, has taken significant initiatives in the last 10 years. The country has witnessed remarkable progress and transformation. Narendra Modi ji focused and dedicated approach has transformed the nation into a global powerhouse. पुराने संसद भवन यानी संविधान सदन में आयोजित हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक में एक बार फिर नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए संसदीय दल के नेता चुन लिए गए। बैठक में राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्ताव दिया, जिसे अमित शाह समेत नितिन गडकरी, टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एलजेपी के चिराग पासवान, जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी, अपना दल से अनुप्रिया पटेल, हम से जीतन राम मांझी और जनसेना के पवन कल्याण ने अपना समर्थन दिया। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी को लेकर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। जेपी नड्डा ने कहा कि बीते 10 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में ही भारत आकांक्षी भारत बन पाया है और एनडीए तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रच रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारत ने अपने आप को स्थापित किया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। वहीं देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा और वहीं गांव मजबूत हुआ, गरीब को ताकत मिली, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, युवाओं के आकांक्षाओं को पंख लगे। एनडीए संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि इस पद के लिए नरेंद्र मोदी ही सबसे योग्य उम्मीदवार हैं और पिछले 10 साल में उनके नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। तीसरी बार हम लोगों की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। साथियों, 1962 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि ये प्रस्ताव 140 करोड़ देश की जनता के मन का प्रतिघोष है। इस मौके पर भाजपा नेता नितिन गडकरी ने कहा कि देश के सर्वांगीण विकास और समृद्धि में पीएम मोदी के सशक्त नेतृत्व का अहम योगदान है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। इस सब हमारा देश सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, विश्व की महाशक्ति बने और समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में उन्नति और विकास हो, इसके लिए कटिबद्ध होकर समर्पित भाव से उन्होंने काम किया है। और मुझे इस बात का विश्वास है कि केवल देश में नहीं तो पूरे विश्व में अपने कार्य से उन्होंने पूरे विश्व को भी प्रभावित किया है।
बैठक में प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए टीडीपी मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने सधे हुए शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 10 साल में भारत पहले ही ग्लोबल पावर बन चुका है। वहीं टीडीपी प्रमुख ने आंध्र प्रदेश में शानदार बहुमत और जीत का श्रेय भी पीएम के अथक परिश्रम को दिया। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने कहा कि बीते 10 वर्षों से पीएम मोदी ने पूरे देश की सेवा की है और आने वाले कार्यकाल में बाकी बची हुई अपेक्षाओं को भी पूरा करने में सफल रहेंगे। Honorable PM never took any rest. Day and night he had campaigned. Same zeal. He started and ended same spirit. In Andhra Pradesh we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। एलजेपी के चिराग पासवान, जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी, अपना दल से अनुप्रिया पटेल, हम से जीतन राम मांझी ने भी संसदीय दल के नेता के तौर पर पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रतिबद्धता जताई। ये कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। On behalf of my party, I support Shri Narendra Modi ji as the leader of NDA Parliamentary Board. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ये पूरा एनडीए परिवार मजबूती के साथ आपके पीछे और आपके साथ खड़ा है। आप हमारा नेतृत्व करें। राष्ट्र निर्माण के हर संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी एकजुट होकर पूरी तत्परता से कार्य करेंगे। हम उस वंश के लोग हैं जो 24 वर्ष, 24.5 वर्ष लगातार छेनी हथौड़ा लेकर के पर्वत को काटा। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी दृढ़ इच्छा के धनी उसी परिवार के हम हैं और इसी आधार पर हम आश्वस्त करना चाहते हैं इस सदन को कि हम हर हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ और एनडीए के साथ रहेंगे। तमाम और सहयोगी दलों ने भी गठबंधन की मजबूती और देश के सशक्त नेतृत्व के लिए पीएम मोदी की सराहना की। शिवसेना के बारे में इतना ही मैं कहूंगा कि ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा, एक समान विचारधारा वाली पार्टी है। बाबा साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारे जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन एक फेविकोल का जोड़ है, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में सभी समर्थक दलों के सांसदों के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी नवनिर्वाचित सांसद भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एनडीए सरकार के गठन से जुड़ी खबरों पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की यह खबर है। बस्तर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए हैं। ये मुठभेड़ दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बस्तर जिले की सीमा पर हुई है। बड़ी संख्या में नक्सली घायल हुए हैं। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी सोमेश, खबर पर क्या अपडेट है? नारायणपुर के किस हिस्से में ये घटना हुई है? सुरक्षा बलों के कैंप पर नक्सलियों ने हमला किया क्या? ऋतु, आपको पूरी घटना के बारे में बताऊं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस और नक्सलियों के बीच में हुई मुठभेड़ में यह मुठभेड़ दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बस्तर जिले की सीमा में हुई है। दिन भर से रुक कर गोलाबारी हो रही थी, जिसमें 5 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है और जिनके नक्सलियों के 100 को बरामद कर लिया गया है। बड़ी संख्या में नक्सली यहाँ पर पहुंचे हुए थे। जो हमारे पास जानकारी मिली है, पुलिस को सूचना मिली थी कि पूर्व में बस्तर डिवीजन इलाके में मुंगेड़ी गोविल गांव के जंगलों में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की
खबर थी। मुखबिर की सूचना के बाद दंतेवाड़ा, नारायणपुर, जगदलपुर और कोंडा गांव जिले के डीआरजी, आईटीबीपी की टीम मौके के लिए 6 तारीख को वहां से निकले थे और जो हमें जानकारी मिली कि करीब 1200 से ज्यादा जवान इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे और 7 तारीख की सुबह यानी आज पुलिस और नक्सलियों के बीच में लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, जिसमें 5 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। आज सुबह की घटना की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ का जो नारायणपुर जिला है, यहाँ पर नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के एंकरटी कैंप पर नक्सलियों ने देसी बम दागे थे। नक्सलियों ने लगातार बीजीएल रॉकेट लॉन्चर दागे थे। हालांकि इस हरकत से सुरक्षा बलों को किसी प्रकार की हताहत नहीं हुई थी। कैंप को नक्सलियों ने लगातार उड़ाने की बात आ रही थी। दूसरा, सभी जवान सुरक्षित है। दूसरी तरफ मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर की बात करूं तो 2024 से लेकर अब तक 109 माओवादियों को पुलिस ने आज समर्पण किया है और करीबन 189 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण नीतियों से प्रभावित होकर भारत के संविधान पर विवाद रखते हुए माओवादी लगातार नक्सलियों पे आत्मसमर्पण कर रहे हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार आने के बाद बस्तर में लगातार नक्सली अभियान चलाया जा रहे हैं, जिसकी वजह से नक्सलियों के खिलाफ अभियान से नक्सलियों में जो डर था साफ दिखने लगा है। दूसरा, जो छत्तीसगढ़ का जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है बस्तर, पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों द्वारा लगातार नक्सलियों को समाज में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जवानों को नक्सलियों में लगातार संवाद कर रहे हैं। साथ ही गांव-गांव में जाकर इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, जिसका परिणाम स्वरूप यह बदलाव माओवादियों केडरों में साफ देखा जा सकता है। जी सुमेश, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि सुमेश बता रहे थे, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने एक अभियान छेड़ा हुआ है और उसी के तहत ये देखा जा रहा है कि लगातार कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें कुछ में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, उनकी धरपकड़ की गई है, तो कहीं नक्सली हमले भी कर रहे हैं जिसका जवाब सुरक्षा बल दे रहे हैं। अभी ये जो ताजा हमला हुआ है उसमें 5 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीटी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। तो एनडीए की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। इसी के साथ उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। राष्ट्रपति ने 9 तारीख को उन्हें
प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए और एनडीए के सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया है। इसी पर आधारित आज का हमारा विशेष भी है। चर्चा का विषय भी यही है कि एनडीए की महाविजय का जनादेश। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयराम विप्लव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, विंग कमांडर अनुमा आचार्य, रिटायर्ड स्पोक्सपर्सन कांग्रेस। अनुमा जी, आपका भी स्वागत है। रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रामकृपाल जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि 18वीं लोकसभा के जनादेश के आने के बाद से तकरीबन 72 घंटे बाद एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई और जिस तरह से एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई बड़ी बातें कही हैं, किस तरह से आप देखते हैं पिछले 72 घंटे का जो घटनाक्रम रहा है एनडीए और इंडिया गठबंधन का, उसके बाद आप कैसे आज देखते हैं? ऋतु जी, सिर्फ 72 घंटे में मैं कहूंगा कि पहले से लेकर आज 7 जून है। थोड़ा सा ठहर करके हम अगर देश के राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान से देखें क्या क्या हुआ, तो बहुत दुख होता है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह से मैंने सुना, और मैं 14 में भी सुना था, 19 में भी, 24 में, एक बात मुझे आज, मैंने पहले भी आपके चैनल पर आज दिन में भी बोला कि मुझे आज वो 19 और 14 की तुलना में ज्यादा विश्वास के साथ, ज्यादा ऊर्जा के साथ आज उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें एक नया, एक भरोसा उस हिंदुस्तान के लिए जिसके बारे में कल तक तमाम ईवीएम से लेकर के लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र है ही नहीं है। आप देखिए वही लोग एकदम चुप हैं। आज न कोई ईवीएम का जिक्र कर रहा है न किसी तरह का। खैर, मैं निगेटिव बातों पर नहीं जाता। आज जिस तरह का चंद्रबाबू नायडू ने भाषण दिया, किसी का कोई आलोचना नहीं, लेकिन देखिए विकास के मुद्दे पर कैसे नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू और मोदी जी, ये केवल समर्थन नहीं था, एक कमिटमेंट था बहुत आगे चलने के लिए। और जो लोग विघ्न संतोषी लोग देख रहे थे, पहले ही दिन से उनको लग रहा था कि शायद ये कुछ हो ही नहीं, उनको अब ये सोचना चाहिए कि ये 29 ही नहीं, 29 के आगे का भी एनडीए का एक कमिटमेंट है। और सबसे बड़ी रिलीफ की बात यह है कि मुझे समझ में नहीं आता, ऋतु जी, एक बात आप जानती हैं, धोनी जब T20 में वर्ल्ड कप जीते थे जी, 1 रन से जीते थे पाकिस्तान पर। हमेशा एक होता है जीत होती है, आप 1 रन से जीतते तो भी ट्रॉफी वही थी, 100 रन से जीतते तब भी ट्रॉफी वही थी। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो पार्टी 244 सीट अपने बूते लेकर आई, और पार्टी अकेली नहीं थी, एनडीए अकेला गठबंधन था जो प्री पोल गठबंधन था बहुत, और बाकी कोई गठबंधन प्री पोल नहीं था। वो 293 और 300 पहुंच रहा है। फिर भी ऐसा लगा कि जैसे देश में पता नहीं क्या हो गया। ठीक, संसदीय दल की बैठक से रामकृपाल जी कई ऐसे बड़े संदेश निकले हैं। अनुमा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुमा जी, क्या आप ये मानती हैं कि इन 72 घंटों में जिस तरह से विपक्ष या इंडिया ब्लॉक ने जो कई संदेह अपने जाहिर किए, उन सारे संदेहों का जवाब आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने, उस एन फैक्टर ने दे दिया जिसको लेके कई कयास लगाए जा रहे थे, और उन कयासों में इंडिया ब्लॉक सबसे आगे? ऋतु जी, एक बहुत ही इम्बैलेंस पैनल है आपका, जिसमें मैं अकेले हूं और दूसरे नहीं, आप मेरे साथ हैं। आप इसको इम्बैलेंस मत समझिए, आप और मैं साथ हैं। बताइए। एंकर शायद तराजू को दोनों तरफ, एक तरफ तो वैसे ही भारी है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो हम झेलते हैं। मुझ पे विश्वास रखें आप। आपको ये बता दें कि जो आदमी पहले ही बैकफुट पे शुरुआत करे कि ऐसा था और वैसा था और वैसा था, मुझे तो भाई आज प्रधानमंत्री जी को देखा, बड़े बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री लगे। चंद्रबाबू नायडू पे क्या कहेंगे अनुमा जी? मैंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पे बात की, जिनके बारे में आप लोग पिछले 72 घंटे से अपनी राय दे रहे हैं।
उन पर मैंने कहा। और देखिए सार्थक बातचीत करना चाहते हैं इसलिए कह रही हूँ, जो बातें उन्होंने सामने रखी 10 साल के विकास की बात की। अलायंस और नीतीश डिपेंडेंट अलायंस के बारे में जरूर बात करूंगी आपसे, क्योंकि 2 दिनों में 75 बार से ज्यादा एनडीए शब्द का उस प्रधानमंत्री ने प्रयोग किया जो मोदी ने किया था, मोदी ने कहा था, मोदी की गारंटी, सब बंद हो गया। इस लोकतंत्र ने अपने आप को रिक्लेम किया है और इसीलिए इस तरह की वाहियात बातें बंद हो गई। लेकिन उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी, देखिए अनुमा जी आपसे भी मैं एक ठीक ठाक भाषा की उम्मीद रखती हूँ। भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। पहले वाले व्यक्ति ने जो भाषा का प्रयोग किया था उसे विघ्न संतोषी जैसी भाषा, तो मैं भी उसी तरह से परिष्कृत शब्दों के साथ प्रधानमंत्री जी का महिमा मंडन कर रही हूँ। प्रधानमंत्री जी की जो भाषा थी वो किसी सभ्य प्रधानमंत्री जैसी भाषा नहीं थी। अगर मैं ये कहूँ कि वो कोस अनुमा जी रहे थे, 18वीं तो क्या लोकसभा की सरकार बन रही है। 18वीं लोकसभा के संसद का कार्यकाल अगले 5 साल का शुरू होने जा रहा है। थोड़ा अगर विपक्ष थोड़ा सकारात्मक तरीके से सोच के बात करेगा। आप थोड़ा सा मुझे 2 सेंटेंस और 2 मिनट पूरा बोलने दीजिए। प्रधानमंत्री जी की आज आवाज लड़खड़ा रही थी क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था। मंथरा की तरह साजिशी बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री किसी और किरदार से नहीं मिलते जुलते। प्रधानमंत्री ने आज जो भी बोला उसमें कुछ नया नहीं था। अनुमा जी चंद्रबाबू नायडू ने तो कुछ नया बोला नहीं है। चंद्रबाबू नायडू को तो आपने पहली बार सुना होगा एनडीए के लिए 18वीं लोकसभा में बोलते हुए। प्रधानमंत्री तो चलिए अपना संबोधन पहले भी देते रहे हैं, आज दे रहे थे। चंद्रबाबू नायडू के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या कहेंगी आप? जो बातें उन्होंने कहा कि ये सही वक्त है एक ऐसे देश में, इस समय एक ऐसे नेता के लिए, अगर देश ने आज ये वक्त खोया तो देश चूकेगा। जैसे आप तराजू नहीं रख पा रही है फिर भी बोलूंगी। नायडू आप सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। मैं नायडू डिपेंडेंट अलायंस की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि जिस तरह से अजगर की तरह भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सभी अपनी साथी पार्टियों को लीला है, मेरी बहुत उनके साथ सहानुभूति है कि आज शुरुआत अच्छी हो रही है और आज से कुछ समय में हम देखेंगे, हो सकता है मध्यावधि चुनाव हो जाएं, हो सकता है नायडू साहब के ऊपर उनकी पूरी पार्टी ली जाए जैसे भारतीय जनता पार्टी की आदत है। आपने सुना आज प्रधानमंत्री ने कहा ईवीएम की अर्थी लेकर, ये भाषा है प्रधानमंत्री की, ये शर्मिंदगी की भाषा है। ये किसी लोकतंत्र का प्रधानमंत्री ऐसी भाषा नहीं बोलता। जयराम जी ईवीएम पर जो प्रधानमंत्री ने कहा उस पर आपत्ति है अनुमा जी को, उस पर आपत्ति है अनुमा जी को। भाषा है, कम से कम मेरे बीच में कोई भाषा है। अनुमा जी आपने अपने समय में बोला, अब जयराम जी को जवाब देने देते हैं। हर आधे मिनट में टोका है। मैं उम्मीद करूंगी कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी 30 सेकंड में टोकेंगी, क्योंकि आपके हाथ में तराजू है। जी कम से कम मैं चाहता हूं कि मैंने किसी को नहीं बोला, आप आवाज वो करें। देखिए एक पार्टी है जिस पार्टी का ये मानना है कि ईवीएम तभी खराब होते हैं जब वो चुनाव में हार जाती है। एक पार्टी है जब वो चुनाव में जीत जाती है तो ना ईवीएम पर बात करती है, ना चुनाव आयोग पर बात करती है और ना जनता के विवेक पर उंगली उठाती है। लेकिन वही पार्टी जहां जहां हारती है, पिछले 10 वर्षों में ईवीएम का रोना सुनाई दिया, देखा गया। और अभी जब एग्जिट पोल आए थे तब भी और चुनाव से कुछ घंटे पहले तक लगातार वो विधवा विलाप जारी था। और आज विघ्न संतोषी शब्द का जो प्रयोग जयराम जी बोलते समय थोड़ा सा शब्दों का चयन करें, क्योंकि अगर मैं अनुमा जी को रोकूंगी तो मैं आपको भी रोकूंगी, इसलिए। थैंक यू जी जयराम जी अपनी बात कहें जी। ठीक है, मैं बता देता हूं ना, मैं उन्हीं को, चूंकि बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हुआ, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, मेरा पूरा अधिकार है, मैं जो कहना चाहता हूं मैं कहूंगा। अब आप देखिए एक शब्द आया अभी रामकृपाल जी के माध्यम से, विघ्न संतोषी। तो विघ्न संतोषी किसके लिए प्रयुक्त होता है उसका भी उदाहरण इसी कार्यक्रम में मिल गया। पूरा डिबेट में जब एक पार्टी आती है तो शुरुआत करती है मीडिया की तराजू, मीडिया की निष्ठा, मीडिया के ऊपर बातचीत। अरे भाई कहां रोना रोएंगे, अपने नेतृत्व का रोना रोइए तो ज्यादा बेहतर होगा कि हमारे पास एक असफल, एक निकम्मा, एक नकारा नेतृत्व है जो 17-18 बार लॉन्च होने के बाद भी विफल रहा। लॉन्चिंग से थोड़ी दूर जाकर ही हमारा रॉकेट गिर गया। आज 100 पार नहीं कर पाई है कांग्रेस, लेकिन अहंकार देखिए,
देश के एक चुने हुए गठबंधन के चुने हुए नेता और भावी प्रधानमंत्री, निवर्तमान प्रधानमंत्री के लिए किस प्रकार के अपमानजनक और अभद्र शब्दों का प्रयोग आपके भी इस कार्यक्रम में हुआ। लेकिन मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं देश के सामने आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो भी दर्शक देख रहे हैं वो बताएं कि डेमोक्रेसी का इतना हल्ला मचाया गया, क्या डेमोक्रेसी यही है कि एक उम्मीदवार हार जाए तो उसकी हार का जश्न मनाने के लिए उसकी तस्वीर को किसी बकरे के गले में डालकर उसका गला काट दिया जाए, या जिस सोसाइटी में हमें वोट नहीं मिला उस सोसाइटी में हमारी पार्टी के गुंडे जाकर आगजनी करें, हत्याएं करें, लोगों को मारे पीटे, लूट करें। जयराम जी, अनुमा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये तमिलनाडु में हुआ, जयराम जी, बंगाल में हुआ, और ये दोनों अनुमा जी आप अपनी बारी में जवाब दीजिएगा। जयराम जी आप उनको जवाब देने दीजिए। जयराम जी अनुमा जी को जवाब देने दीजिए। अनुमा जी जीत का उल्लास मनाना चाहिए, लेकिन जीत का उल्लास किस रूप में मनेगा? किसी का लोकतंत्र में जीत का उल्लास मनाएंगे। जयराम जी वोट नहीं देगा उसके घरों को जला देंगे। बंगाल और तमिलनाडु पर आपके वोट। जयराम जी जवाब देने दीजिए अनुमा जी को। राजनीति आपके असली चरित्र को प्रदर्शित करती है। प्रधानमंत्री अनाप शनाप बोलते हैं। जयराम जी अनुमा जी को जवाब देने दीजिए। अनुमा जी जवाब चाहिए, जिस तरह से उन्होंने कुछ सवाल आपके ऊपर उठाए हैं। कोई सवाल नहीं उन्होंने उठाया है। सीधी बात यह है कि ये जो बात कर रहे हैं उसका कोई प्रमाण नहीं है। ये आपके जरिए, सरकारी चैनल के जरिए फेक नैरेटिव फैला रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये सरकारी चैनल के जरिए नहीं है अनुमा जी, सरकारी चैनल के जरिए नहीं है ये। अगर आप प्रमाण नहीं मांग रही है तो जयराम जी उन्हें जवाब देने दीजिए। एक नैरेटिव फैलाने में रंजन चौधरी के बयान को सुनिएगा कि उसको भी झूठ बता दीजिएगा। अरे अपने नेताओं के साथ खड़ा होना सीखिए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होना सीखिए। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि विरोधियों का जयराम जी ना तो ऐसे आपको दर्शक समझ पाएंगे ना अनुमा जी को समझ पाएंगे। आप दोनों लोग अगर शांत नहीं होंगे तो आप दोनों अगर इस तरह से एक साथ बोलेंगे तो किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। आप दोनों कृपया शांत रहे। रामकृपाल जी ईवीएम को लेकर विपक्ष ने एक लंबा विवाद उठाया था। आखिर जनादेश आने के बाद अगर ईवीएम पे कहीं कोई बातचीत नहीं है, प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया, तो क्या खराब था इसमें? अच्छा ईवीएम की अर्थी बोलेंगे वो। एक बात हम बता दें, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अरे मुझसे सवाल किया गया है। अनुमा जी आपके पास आएंगे, रामकृपाल जी को जवाब देने दीजिए। इतना दबाव में क्यों आ रहा है भाई? अनुमा जी रामकृपाल जी को जवाब देने दीजिए, आपके पास आऊंगी मैं। आपका तराजू कहा जाता है। आप दोनों ही सवाल बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ जब आप दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो मैं किसी से सवाल नहीं कर सकती। आपको मेरा सवाल नहीं सुनाई दे रहा। मैं बात न करने को तैयार हूँ, लेकिन जयराम जी आप शांत नहीं होंगे तो ये बहस आगे नहीं बढ़ सकती है। ये बहस आगे नहीं बढ़ सकती। जयराम जी, रामकृपाल जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद अनुमा जी आपके पास आ रही हूँ। मैं ईवीएम के सवाल पर केवल ये कह रहा हूं कि हम आज कुछ भी बोल रहे हैं ये समझ के बोलें कि कल हमसे सवाल किया जाएगा इस पर। जो लोग 4 तारीख के पहले तक ईवीएम चिल्ला रहे थे और ये कह रहे थे कि सारे जो ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल प्रायोजित हैं, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये ईवीएम, आज ईवीएम पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। मेरा कहना है कि राजनीति में जनता सब कुछ देखती है। इतनी जल्दी अगर आप बयान बदलेंगे, एक नेता ने जाके विदेश में कहा कि भारत में लोकतंत्र तो है ही नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो गई। जब लोकतंत्र की हत्या हो गई, उसी लोकतंत्र के तहत आज आप उस वर्डिक्ट को स्वीकार कर रहे हैं जी। और मेरा कहना है कि जीवन का मूल्य उसकी गरिमा में है, सफलता विफलता में नहीं। कम से कम आज इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर कोई जीता है तो इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि हाँ, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक गरिमा में बात ये होती कि कहते कि नहीं ठीक है,
बिल्कुल रामकृपाल जी, चुनाव के दौरान भी लोकतंत्र पे एक विश्वास कायम रखना चाहिए था। अनुमा जी, कांग्रेस और विपक्ष ने ही ईवीएम को लेकर सवाल उठाया था, लोकतंत्र पे सवाल उठाया था। हालांकि आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के तमाम सांसदों का अभिनंदन और स्वागत भी करा और उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि आने वाले अब 5 साल में विपक्ष राष्ट्रहित की नीयत के साथ ही सदन में आएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि विपक्ष देश के सामर्थ्य को समझने में असफल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों के साथ ही इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनुमा जी आपका, जयराम जी आपका और रामकृपाल जी आपका भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए टीटी न्यूज़। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई, पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये बड़ी खबर आ रही है। नौकरी के बदले जमीन मामले में फाइनल चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल कर दी है। सीबीआई ने लालू यादव समेत 78 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें 38 अभ्यर्थी हैं, सरकारी अधिकारी और अन्य लोग शामिल हैं। इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया था। इस मामले में 6 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी। हमारे साथ नीरज इस खबर के साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, लालू प्रसाद यादव के लिए एक बड़ा झटका लेके आ रही है ये खबर। देखिए, बिल्कुल बड़ा झटका है और आप देखें कि जिस तरीके से अंतिम जो आरोप पत्र है वो सीबीआई ने दाखिल कर दिया है। 78 इसमें आरोपी हैं और सीबीआई के इस आरोप पत्र में, जिसमें रेल मंत्री, उनकी पत्नी, बेटे और बेटी का भी नाम है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो उसमें 29 सरकारी अधिकारी हैं, 37 अभ्यर्थियों और 6 निजी व्यक्ति हैं, जिनके खिलाफ सीबीआई ने ये अंतिम आरोप पत्र दाखिल किया है। और सीबीआई ने जब ये आरोप पत्र दाखिल किया है उसमें ये स्पष्ट किया है कि सरकारी नौकरियों के बदले, खासतौर से रेलवे के 11 जोनों में जो नौकरियां दी गई, उनके बदले उन अभ्यर्थियों के परिवार वालों से जो संपत्तियां हैं, जो जमीन है, वो अपने परिवार के और अपने परिचित लोगों के नाम करवाई गई थी और उसके एवज में इनको ये नौकरियां दी गई थी, ग्रुप डी की नौकरियां थी। और ऋतु, सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि इन 11 जोनों में, रेलवे के जो 11 जोनों में नौकरियां दी गई थी, ये ज्यादातर वो अभ्यर्थी थे जो लालू प्रसाद यादव के जो विधानसभा क्षेत्र है
इसके अलावा जो परिवार के जो सदस्य के जो लोग हैं, उनके करीबी जो लोग थे, उनको ये नौकरियां दी गई थी और उनके एवज में ये जो भूमि है वो अपने नाम और परिवार के सदस्यों के नाम करवा ली। तो आप कह सकते हैं कि मुश्किलें बढ़ेंगी और अब आने वाले समय में कोर्ट संज्ञान लेगा, क्योंकि सीबीआई ने आरोप पत्र के साथ साथ तमाम तरह के जो सबूत हैं वो भी कोर्ट के सामने पेश किए हैं। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोगों की जो मुश्किलें हैं ऋतु अब बढ़ने जा रही हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज इस पूरी खबर के लिए। जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई ने दाखिल की अपनी चार्जशीट। लालू प्रसाद यादव की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। उधर जमीन पर कब्जा करने के लिए एक महिला का घर जलाने के मामले में समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इरफान के साथ उसके भाई रिजवान सोलंकी के अलावा उसके साथी इजराइल आटावाला, मोहम्मद शरीफ और शौकत अली को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई, पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए, ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी के बाद सीबीआई ने भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में बीआरएस नेता के कविता व अन्य को आरोपी बनाया है। आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में के कविता की न्यायिक हिरासत 21 जून तक बढ़ा दी गई है। वहीं अरविंद केजरीवाल की नियमित याचिका पर सुनवाई 14 जून तक टल चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट 14 जून को केजरीवाल की ओर से दायर नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा। तो वहीं आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। विभव कुमार पर आम आदमी पार्टी की सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप है।
दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद विभव कुमार ने 30,000 कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी अर्जी ठुकरा दी है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद विभव कुमार को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए, ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। DD न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए DD न्यूज। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH